आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और क्लास 9th टर्म 2 का मॉडल पेपर आ चुका है। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 9th विज्ञान के मॉडल सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। और अगर आप लोग हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपका जितना भी मॉडल पेपर आया हुआ है हर एक मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को इसी चैनल में मिल जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग हर एक क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लेते हैं तो यहां पर मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस का आंसर बताऊंगा आप लोग जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। देखिए यहां पर कुछ सामान्य निर्देश दिया गया है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर टोटल 19 क्वेश्चन है। यहां पर कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो 19 क्वेश्चन से पूछा जा रहा है। ये जो 19 क्वेश्चन है ये 3 सेक्शन में है। एक है हमारा सेक्शन ए, एक है हमारा सेक्शन बी और एक है हमारा सेक्शन सी। अब देखिए जो हमारा सेक्शन ए है इसमें कुल मिलाकर 7 क्वेश्चंस पूछा जाएगा और 7 में से मात्र हमें 5 ही क्वेश्चंस का उत्तर देना है। आपको जो वाला क्वेश्चंस अच्छा लगता है आप जिसका उत्तर जानते हैं उसी का उत्तर दीजिए। मतलब 7 में से मात्र आपको 5 ही क्वेश्चंस का उत्तर देना है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का है, एक क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का है तो 5 क्वेश्चन हमारा 10 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, देखिए फिर हमें मिलेगा सेक्शन बी। अब ये जो सेक्शन बी है यहां पर भी हमें 7 प्रश्न पूछा जाएगा और 7 में से मात्र हमें 5 ही क्वेश्चंस का उत्तर देना है। और यहां पर देखिए एक क्वेश्चन जो होगा हमारा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा तो 5 क्वेश्चन हमारा हो जाता है 15 नंबर का। फिर हमें मिलेगा सेक्शन सी। जो हमारा सेक्शन सी होगा यहां पर 5 क्वेश्चन से पूछा जाएगा और 5 में से मात्र हमें यहां पर 3 ही क्वेश्चंस का उत्तर देना है। 5 क्वेश्चंस पूछा जाएगा और 5 में से मात्र हमें 3 ही क्वेश्चंस का उत्तर देना है। और यहां पर एक क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर का तो 3 क्वेश्चंस यहां पर हमारा हो जाएगा 15 नंबर का। तो यहां से हमारा 10 नंबर, यहां से 15 नंबर 25 नंबर और यहां से 15 नंबर, टोटल मिलाकर हमारा हो जाता है 40 नंबर। तो कुछ इस प्रकार से यहां पर पूछा जा रहा है। सबसे पहले आप लोग इसी को पढ़िएगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप लोग नहीं समझेंगे तो आपका एकदम बेड़ा पार नहीं होगा, इसलिए आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस में, एक एक करके हर एक क्वेश्चंस को बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से यहां पर हम लोग समझेंगे। देख लीजिए यहां पर हमारा सेक्शन ए लिखा हुआ है और यहां पर मात्र हमें 5 ही प्रश्नों का उत्तर देना है, यानी टोटल मिलाकर 5 क्वेश्चंस का उत्तर देना है। लेकिन यहां पर मैं आपको हर एक क्वेश्चंस का उत्तर बताऊंगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि देखिए परीक्षा में कोई सा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोगों को यहाँ पर हर एक प्रश्न का उत्तर जानना चाहिए। तो चलिए एक एक करके देखते हैं हर एक क्वेश्चन का उत्तर। तो देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 कि ऊर्जा और शक्ति का एसआई मात्रक लिखिए। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल होता है और शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। जूल को हम लोग बड़ा हाथ का जे से सूचित करते हैं और वाट को हम लोग डब्ल्यू से सूचित करते हैं। इसको आप लोग लिख दीजिएगा, ये हो गया इसका आंसर। और देखिए जो हमारा कार्य होता है और जो हमारा ऊर्जा होता है और जो हमारा ऊष्मा होता है, तीनों का एसआई मात्रक जूल ही होता है। ये भी चीज आप लोग जान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए क्या है कि किसी ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य तथा आवृत्ति उसके वेग से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और वेग, इन तीनों में क्या संबंध है। तो देखिए वेग बराबर होता है तरंगदैर्घ्य गुने आवृत्ति, या फिर आप लोग बोल सकते हैं कि वेग बराबर तरंगदैर्घ्य बटे आवर्तकाल। आप लोग इसको भी लिख सकते हैं, ये भी आपका सही होगा। आप लोग इसको भी लिख सकते हैं, ये भी आपका सही होगा। तो दोनों आप लोग आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। दोनों में से कोई आप लोग एक तो लिखिए तब भी चलेगा, दोनों लिख देंगे तब भी चलेगा। तो इधर वाला लिखिए या फिर इधर वाला लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए वेग को हम लोग बोलते हैं v, तरंगदैर्घ्य को हम लोग बोलते हैं लैम्डा, इसको क्या पढ़ेंगे लैम्डा पढ़ेंगे। आवृत्ति को देखिए, आवृत्ति को हम लोग एन भी बोलते हैं, छोटा हाथ का एफ भी बोलते हैं और इस प्रकार से लिखा जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं म्यू। क्या बोलेंगे, म्यू बोलेंगे। तो यहाँ पर आवृत्ति के लिए 3 चीज लिखा जाता है, आपको जो मर्जी आप लोग लिख सकते हैं। एन लिखेंगे तब भी सही है, एफ लिखेंगे तब भी सही है, म्यू लिखेंगे तब भी सही है। तो एक तो हो गया वेग बराबर तरंगदैर्घ्य गुने आवृत्ति, वेग के लिए भी, तरंगदैर्घ्य के लिए लैम्डा और आवृत्ति के लिए जो भी आपको लिखना है। तो यहाँ पर हमने एन लिख दिया है। यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं वेग बराबर तरंगदैर्घ्य बटे आवर्तकाल, तो वेग को हम लोग बोलेंगे भी, तरंगदैर्घ्य को बोलेंगे लैम्डा और आवर्तकाल को बोला जाता है टी। तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। इसका 2 उत्तर हो गया, इधर वाला भी और इधर वाला भी। जो आपको पसंद आता है आप लोग लिख दीजिए।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, यहाँ पर H2O का आणविक द्रव्यमान पूछा गया है। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर H के ठो है तो 2 ठो है तो 2 लिख दीजिए, और H का द्रव्यमान कितना होता है तो 1 होता है, प्लस यहाँ पर देखिए O के ठो है तो यहाँ पर कुछ नहीं मैंने 1 है तो 1 ठो है, और O का जो द्रव्यमान होता है कितना होता है 16 होता है। तो देख लीजिए, तो 2 के 2 हो गया और यहाँ पर 16 के 16 हो गया, तो 16 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18, तो 18U इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 18U हो गया, इसको भी आप लोग फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक मोल से आप क्या समझते हैं। तो एक मोल माने क्या होता है कि किसी पदार्थ के 6.022 × 10⁻23 कणों को एक मोल कहते हैं, ठीक है। और ये जो इसका 6.022 गुना 10⁻23 है, इसी को बोला जाता है एवोगाड्रो संख्या, ठीक है। और ये हो गया हमारा एक मोल का डेफिनेशन। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या देख सकते हैं कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस जीवाणु के द्वारा किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, देख लीजिए एज़ोटोबैक्टर और एज़ोस्पर्जिलम परिवार के जीवाणु के द्वारा, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि एड्स नामक बीमारी किस विषाणु यानी कि किस वायरस के कारण होती है। तो यह आपका होता है HIV वायरस के कारण। किस वायरस के कारण, HIV वायरस के कारण। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाए जाते हैं। तो वायुमंडल में 78%, ठीक है, 78% नाइट्रोजन गैस पाए जाते हैं। अब यहां से देखिए, यहां पर 7 जो क्वेश्चन था ये हमारा सेक्शन ए का था। अब हमारा सेक्शन बी शुरू हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं सेक्शन बी, और सेक्शन बी में हमारा कैसा कैसा और किस प्रकार का क्वेश्चन से एक एक करके हर एक चीज को देख लेते हैं। देखिए सेक्शन बी में भी हमें यहाँ पर 5 ही प्रश्न का उत्तर देना है। इससे तो 7 प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन 5 प्रश्न का उत्तर देना है। चलिए देख लेते हैं एक एक करके क्या है क्या नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि एक जूल को परिभाषित कीजिए। देखिए एक जूल का यहाँ पर मतलब क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर उत्तर मैंने लिख दिया है एक जूल का, अगर किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाने से 1 मीटर विस्थापन उत्पन्न होता है तो हम कहते हैं कि वस्तु पर 1 जूल कार्य किया गया है। यही हुआ एक जूल का डेफिनेशन। यानी अगर किसी भी वस्तु पर अगर हम लोग 1 न्यूटन का बल लगाएंगे तो उसमें अगर विस्थापन 1 मीटर होता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि इसमें जो कार्य हुआ है वो कितना हुआ है, तो 1 जूल हुआ है। तो ये हो गया आपका 1 जूल का डेफिनेशन। फिर आगे की उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका असाय मात्रक जूल है। तो देखिए कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा, इन तीनों का जो असाय मात्रक होता है क्या होता है, जूल होता है। तो इसको आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्या है कि किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 220 हर्ट्ज दिया हुआ है। आवृत्ति कितना है, 220 है, तो हमने आवृत्ति को 220 यहाँ पर लिख दिया। आप चाहे तो यहाँ पर हर्ट्ज लिख सकते हैं या जेड लिख दीजिए। फिर आगे क्या कि वेग 440 मीटर प्रति सेकंड। देखिए यहाँ पर वेग क्या है, 440 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। प्रति सेकंड लिख दीजिएगा यहाँ पर, प्रति सेकंड, प्रति सेकंड, ये चीज हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैं थोड़ा अच्छे तरीके से लिख देता हूँ। देखिए आवृत्ति यहाँ पर दिया गया 220 हर्ट्ज, तो हमने ये लिख दिया। वेग दिया 440 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं। इसको आप लोग अच्छे तरीके से लिखिएगा। यहाँ पर हमें तरंगधैर्य, इसके तरंगधैर्य की गणना कीजिए। तरंगधैर्य निकालने के लिए बोला गया है। तो तरंगधैर्य का फॉर्मूला होता है वेग बटे आवृत्ति। मैंने आपको शुरू में भी बता दिया। तो वेग यहाँ पर 440 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, तो 440 हमने लिख दिया। आवृत्ति कितना 220 है, तो 220 लिख दिया। 0 0 कट जाएगा, 22 के 22, 22 दूनी 44, कितना आ गया, तो 2 मीटर आ गया। तो यहाँ पर तरंगधैर्य कितना हुआ, तो तरंगधैर्य कितना हो गया, 2 मीटर हो गया। बात क्लियर, बात समझ में आया। आवृत्ति दिया हुआ है 220, ठीक है, वेग दिया हुआ है 440, तरंगधैर्य निकालना है। तरंगधैर्य का फॉर्मूला होता है वेग बटे आवृत्ति। तो वेग था 440 हमने लिख दिया ऊपर में, आवृत्ति है 220 हमने लिख दिया। 0 0 कट गया, 22 के बाद 22 दूनी 44, यानी कि 2 मीटर इसका सही उत्तर आ गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर क्या आप लोग देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर बोला गया कि 46 ग्राम सोडियम परमाणु में कणों की संख्या ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर जैसे कि 46 ग्राम ये हमें दिया गया है, तो दिया गया द्रव्यमान कितना है, 46 ग्राम है। आप लोग चाहते हैं ग्राम लिख सकते हैं। सोडियम का जो मोलर द्रव्यमान हो जाएगा कितना हो जाएगा, सोडियम के 23 ग्राम होता है, तो 23 हो जाएगा। 23 ग्राम हमने लिख दिया सोडियम का मोलर द्रव्यमान। अब कणों की संख्या निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है दिया गया द्रव्यमान, जो द्रव्यमान दिया रहेगा उसको लिखेंगे, जो मोलर द्रव्यमान होगा उसको नीचे लिखेंगे, गुना करके एवोगाड्रो संख्या लिखेंगे। तो दिया गया द्रव्यमान यहाँ पर कितना 46 है, तो हमने 46 लिख दिया। मोलर द्रव्यमान 23 है या 23 लिख दिया, गुने एवोगाड्रो संख्या कितना 6.022 × 10⁻23 हमने लिख दिया। तो 23 है कि 23, 23 दूने 46, यानी 2 आ गया, 2 लिख दिया, गुना 6.022 × 10⁻23, तो इसको हमने लिख दिया। अब 2 से अगर इसको गुना करेंगे, देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 गुना 0 करेंगे 0, 2 के 12, तो इतना हमारा आ गया। ये हो गया इसका फाइनल उत्तर।
बात समझ में आया? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखिए कि थॉमसन के परमाणु मॉडल की व्याख्या करें। तो देखिए थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार, थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है उन्होंने क्या किया है, एक धनावेशित गोला लिया है, ठीक है। और धनावेशित गोला में क्या है, तो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। आप चाहे तो इसको इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, जैसे कि इन्होंने क्या किया, इस प्रकार से एक मतलब गोला ले लिया है और इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन है कुछ इस प्रकार से। ये सब क्या है, ये सब हमारा ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन है कुछ इस प्रकार से। तो इस प्रकार से इन्होंने अपना मॉडल को प्रस्तुत किया है। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर वही बोला कि परमाणु एक धनावेशित गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, ये एक बात हो गया। परमाणु में धनावेशित प्रोटॉन और ऋणावेशित, ठीक है, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों का मान समान होता है, इसलिए परमाणु उदासीन होता है। बात को ध्यान सुनिएगा। पहला बात देखिए, जो परमाणु होगा, परमाणु क्या होगा, एक धनावेशित गोला होगा और इसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहेगा। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होता है और जो प्रोटॉन का जो वैल्यू होता है, दोनों का वैल्यू सेम टू सेम होता है। बस यहाँ पर एक होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज, यानी एक होता है धनावेशित, और एक होता है नेगेटिव चार्ज, यानी कि एक होता है ऋणावेशित। तो यहाँ पर दोनों का वैल्यू समान होता है, इसी के चलते क्या होगा, ये उदासीन हो जाएगा। जैसे मान के चलिए एक का अगर वैल्यू होता है +2, ठीक है, तो दूसरा का हो जाएगा -2, तो +2 -2 खत्म होकर क्या बचेगा, 0 बचेगा, इसलिए ये क्या होता है, उदासीन होता है, जो कि यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देखिए कि 0.5 मोल ऑक्सीजन के अणु का द्रव्यमान क्या होगा। 0.5 मोल, यानी यहाँ पर मोल का संख्या दे दिया है 0.5 और यहाँ पर ऑक्सीजन अणु का बात हो रहा है। चलिए देख लेते हैं, ध्यान से देख लीजिए, बात को समझिएगा, देख लीजिए। तो यहां पर जैसे आप लोग देख सकते हैं, यहां पर मोलों की संख्या दी हुई है, कितना, 0.5 मोल हमने लिख दिया। और ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान हो जाएगा, देखिए ऑक्सीजन माने होता है O2, ठीक है, तो एक O का होगा यहाँ पर 16 और यहाँ पर 2 है, तो हमने 2 से गुना करें तो 16 दूने 32 ग्राम हो गया। द्रव्यमान निकाल, द्रव्यमान का फॉर्मूला होता है मोलर द्रव्यमान गुने मोलों की संख्या, ये फॉर्मूला होता है, रट लीजिएगा, ठीक है। तो मोलर द्रव्यमान यहाँ पर 0.5 है, मोलों की संख्या यहाँ पर 32 है, गुना करिएगा 16 ग्राम आ जाएगा, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब हम लोग देख लेते हैं सेक्शन सी, जो कि हमारा 5 नंबरिया क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर ये जो है देखिए सेक्शन सी में अगर देखा जाए तो टोटल मिलाकर 5 प्रश्न रहेगा, 5 में से मात्र 3 क्वेश्चन का उत्तर देना है और एक क्वेश्चन यहाँ पर 5 अंक वाला होगा, 5 नंबर वाला होगा, इसलिए आपको थोड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर हर एक क्वेश्चन का आंसर देना है। तो चलिए एक करके हम देख लेते हैं हर एक क्वेश्चन को। देखिए हमारे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि प्रतिरक्षीकरण क्या है। देखिए आपको याद होगा हाल फिलहाल में कोरोना वायरस आया था, कोरोना वायरस आया था और कोरोना वायरस का क्या लग रहा था, वैक्सीन लग रहा था। क्या लग रहा था, वैक्सीन लग रहा था। कोई वैक्सीन ले रहा था, कोई कोविडशील्ड ले रहा था, तो वैक्सीन लगाया जा रहा था। तो वैक्सीन क्यों लगाया जा रहा था, आप लोगों को पता होगा कि वैक्सीन इसीलिए लगाया जा रहा था ताकि कोरोना का जो वायरस था उससे बचाव हो सके, हमारे शरीर में कोरोना का जो मतलब वायरस जो होगा वो अटैक ना कर पाए, इसी के चलते वैक्सीन लगाया जा रहा था। तो यहाँ पर वैक्सीन लगाने से क्या होता है, हमारे शरीर को एक ताकत मिल जाता है, एक शक्ति मिल जाता है। बस यही चीज यहाँ पर वही चीज आपको लिख देना। देखिए मैंने लिख दिया है कि जब किसी वैक्सीन के टीके का उपयोग करके शरीर के अंदर सूक्ष्म जीवों को मारकर, ठीक है, वैक्सीन लगाएंगे, वैक्सीन का जो टीका होगा उसको अगर लगा देते हैं तो इसमें क्या होगा कि हमारे शरीर के अंदर जो भी सूक्ष्म जीव होंगे, जो बैक्टीरिया वायरस जो भी होंगे वो मतलब वो मर जाएंगे उसको मारकर, ठीक है, या उनके प्रवेश पर रोक लगाते हैं और पहला बात तो मर जाएगा और बाहर से कोई और वायरस या फिर कोई मतलब बैक्टीरिया वायरस जो भी रहेगा, जो भी सूक्ष्म जीव रहेगा वो अटैक ना कर पाए। तो इससे शरीर की प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाती है, शरीर का जो इम्यूनिटी होता है, मतलब जो प्रतिरोध क्षमता होता है वो बढ़ जाता है। शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता का विकास करने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, प्रतिरक्षीकरण कहते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल सा उत्तर है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 14 की जल प्रदूषण के 3 कारण बताएं। आपको ही पता होगा जल प्रदूषण के कारण क्या क्या है, तो उद्योगों से निकलने वाले कूड़े कचरे को जल में, ठीक है, जल में लिखिएगा, जल में बहाने से। अगर जल में अगर हम लोग क्या करेंगे, जो भी मतलब फैक्ट्री, जो भी उद्योग, कल कारखाना जो भी रहेगा, वहां से जो भी कूड़ा कचरा अगर निकल रहा है उसको अगर हम लोग जल में बहा देंगे तो इससे क्या होगा, जल प्रदूषण होगा। मैंने लिखा कि उद्योगों से निकलने वाले कूड़े कचरे को जल में बहाने से, ये हो गया एक पॉइंट। आगे चलिए, जल जहाजों से निकलने वाले तेल से। देखिए जल जहाज जो होता है जो पानी में चलता है उससे बहुत ही अधिक मात्रा में मतलब तेल निकलता है, इससे भी हमारा जल का प्रदूषण होता है। फिर आगे की पशुओं को नहलाने, शव को पानी में बहाने से। देखिए क्या होता है, हिंदू रीति रिवाज वगैरह बहुत जगह पे क्या होता है, शव को पानी में बहा दिया जाता है, इससे भी क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। बात क्लियर हो गया। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 15 जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम अच्छे तरीके से कर लीजिए। किसी पिंड की गतिज ऊर्जा को परिभाषित करें, ठीक है। पहला बात यहाँ पर हमें पिंड का जो गतिज ऊर्जा होगा उसको परिभाषित करना है। देखिए गतिज ऊर्जा, किसी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं।
बात क्लियर हो गया। मतलब क्या होगा, गति के कारण अगर कोई मतलब ऊर्जा उत्पन्न होगा तो उसी को हम लोग बोलेंगे गतिज ऊर्जा बोलेंगे। और यहाँ पर आगे गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो चलिए गतिज ऊर्जा का जो व्यंजक होगा, जो इसका समीकरण होगा, जो इक्वेशन होगा, इसको हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार से आप लोग यहाँ पर रेडी करेंगे, किस प्रकार से निकालेंगे। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। यही वाला हमें लाना है। अब जैसे भी लाना है, चोरी करके लाइए, ठीक है, या फिर कहीं से मेहनत करके लाइए, आपको लाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा कि माना m द्रव्यमान का कोई वस्तु v वेग से गतिशील है। और देखिए यहाँ पर ये जो स्टार्टिंग टाइम में ये जो मतलब वस्तु रहता है वो विराम अवस्था में रहता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, वस्तु में F बल लगाने पर, इस वस्तु में क्या करते हैं, F बल लगा देते हैं। देखिए मान के चलिए यहाँ पर कोई वस्तु है, ठीक है, एकदम विराम, एकदम फुल स्टॉप में है, ठीक है, एकदम विराम में है। तो विराम में है और यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, यहाँ पर F बल लगा देते हैं। जब भी F बल लगा देंगे तो इस प्रकार से ये आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आगे बढ़ना शुरू हो जाता है तो यहाँ पर कुछ कार्य होगा। तो कार्य बराबर सूत्र होता है बल गुने विस्थापन। कार्य को बोलते हैं W, बल को बोलते हैं F और विस्थापन को बोलते हैं S। और देखिए हमने गति का दूसरा नियम पढ़ा था, F बराबर क्या होता है, F बराबर ma होता है। तो हमने यहाँ पर F बराबर क्या लिख दिया, ma लिख दिया। ध्यान से सुनिएगा, जैसे कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। कार्य को बोलते हैं W, बल को बोलते हैं F और विस्थापन को बोलते हैं S। और गति का दूसरा नियम में होता है F बराबर ma। तो W का W, F की जगह पे हमने ma लिख दिया और S का S हो गया। अब आगे चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे का सफर हम लोग कर लेते हैं। देख लीजिए आगे का सफर, ठीक है। आगे का सफर क्या है कि वस्तु विराम अवस्था में है, इसलिए u बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक सूत्र होता है कि v² प्लस u² बराबर 2as, ये एक सूत्र होता है। ध्यान से देखिए यहाँ पर, तो v² का v², u का मान यहाँ पर 0, 0 का स्क्वायर बराबर 2as हो गया। तो v² प्लस 0 स्क्वायर, तो v² हो गया बराबर 2as हो गया यहाँ पर। अब 2as बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम v² लिख सकते हैं। तो s बराबर हो गया v² बटा 2a। समीकरण 1 से समीकरण 1 में कि w बराबर ma गुना s, तो w बराबर ma गुना s हमने लिख दिया। तो ma का ma और s का मान आया है v² बटा 2a, तो v² बटा 2a हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, a और a कट जाएगा, तो बचा यहाँ पर mv² बचा। नीचे 2 है, इसका मान हो गया 1/2, तो 1/2 mv² हमारा आ गया। तो यही चीज हमें यहाँ पर लाना था, जो हमने ले आया है, देख लीजिए। तो यहाँ पर हमारे क्या आ गया है, देख लीजिए, w बराबर 1/2 mv²। और ये हो गया हमारा गतिज ऊर्जा का व्यंजक यानी कि समीकरण। तो गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, देखिए कि एक तरंग की आवृत्ति। चलिए सबसे पहले आवृत्ति को देख लेते हैं। आवृत्ति देखिए, किसी माध्यम में कंपन करता हुआ कोई कण 1 सेकंड में जितना कंपन करता है उसे आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। मान के चलिए कोई कण है जो किसी माध्यम में कंपन कर रहा है, तो 1 सेकंड में जितना कंपन करेगा उसी को आवृत्ति बोला जाता है। आवृत्ति का जो SI मात्रक होता है हर्ट्ज होता है, ठीक है। आवृत्ति जो होता है, आवृत्ति को हम लोग n से भी सूचित करते हैं, f से भी सूचित करते हैं और म्यू से भी सूचित किया जाता है। फिर आगे यहाँ पर क्वेश्चन में कि आवर्तकाल, तो आवर्तकाल को देखिए कि आवर्तकाल किसी माध्यम में कंपन करता हुआ कोई कण, ठीक है, कोई कण, इस प्रकार से कण लिखिएगा, एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। देखिए एक कंपन पूरा करने में मान के चलिए कोई भी कण जितना टाइम लेगा, जितना समय लेगा, उसको क्या बोला जाएगा, आवर्तकाल। और कण को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। ये चीज हो गया। आवर्तकाल का जो SI मात्रक होता है सेकंड S होता है और इसको हम लोग बड़ा हाथ का T से सूचित करते हैं। अब आगे जो क्वेश्चन दिया गया है कि तरंग की तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और वेग के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो यहाँ पर जो तरंग की तरंगदैर्घ्य है यानी तरंगदैर्घ्य जो है, आवृत्ति है और वेग जो है, इन तीनों के बीच का जो रिलेशन है इसको हम लोग यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं कि किस प्रकार से हम लोग इसको लाएंगे। देख लीजिए ध्यान से। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि माना किसी तरंग का जो तरंगदैर्घ्य है क्या लैम्डा है, जो v वेग से क्या है, गतिशील है। तो तरंग वेग जो क्या मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तरंगदैर्घ्य बटे आवर्तकाल होता है। तो तरंग वेग को बोलेंगे v, तरंगदैर्घ्य को बोलेंगे लैम्डा और आवर्तकाल को बोलेंगे t। तो यहाँ पर v का भी हो गया, नीचे t है तो इसको हम लोग 1/t गुना ये जो लैम्डा ऊपर में, तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको समीकरण 1 मान लिया हमने। और हम लोग जानते हैं कि आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्तकाल। और आवृत्ति को n से भी सूचित किया जाता है, f से भी सूचित किया जाता है और म्यू से भी किया जाता है। आपका जो मर्जी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। आवृत्ति की जगह पर हमने यहाँ पर n लिख दिया, तो n बराबर हो गया 1/t, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, देखिए ध्यान से। यहाँ पर ये जो n बराबर 1/t यानी 1/t का मान कितना n है, तो यहाँ पर 1/t की जगह पे क्या बैठा दीजिए, n बैठा दीजिए। हमने n बैठा दिया और हमारा काम बन गया। तो इस प्रकार से आप लोग कर लीजिएगा, यहाँ से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 17 है क्या है कि समस्थानिक से आप क्या समझते हैं, उदाहरण के साथ व्याख्या करें। यहाँ पर समस्थानिक जो है ना, समस्थानिक को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर उदाहरण के सहायता से देखेंगे। देखिए समस्थानिक माने क्या होता है, देखिए नाम को पढ़िए, क्या है समस्थानिक, क्या है समस्थानिक। देखिए यहाँ पर एक तो है सम
और एक है स्थानिक यानी कि स्थान। तो यहाँ पर क्या होगा, जो स्थान होगा ना, स्थान, देखिए सम माने होता है समान, सम माने क्या होता है समान, तो समस्थानिक में क्या होता है, जो स्थान होता है ना, स्थान, स्थान यहाँ पर क्या होता है, समान होता है, स्थान क्या होता है, समान होता है। और स्थान का यहाँ पर मतलब है परमाणु संख्या, मतलब यहाँ पर बात ये हो गया कि जो परमाणु संख्या होगा, परमाणु संख्या यहाँ पर क्या होगा, समान समान होगा, लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो होगा, परमाणु द्रव्यमान यहाँ पर क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। तो अगर हमारा परमाणु संख्या अगर समान समान होता है तो इसको बोला जाता है समस्थानिक। तो हमने लिख दिया है देखिए समस्थानिक में कि वह तत्व जिनके परमाणु संख्या समान होती है लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है समस्थानिक। यानी कि समस्थानिक में क्या होगा, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या यहाँ पर क्या होगा, समान होगा, लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। चलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर उदाहरण बोला है तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि मतलब यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और जब आपको बोला जा रहा है तो आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं कार्बन। देखिए कार्बन, कार्बन, कार्बन हमने लिख दिया, ठीक है। कार्बन का जो परमाणु संख्या होता है 6 होता है, इसका भी 6 होगा। देखिए दोनों समान समान है, लेकिन यहाँ पर एक का जो द्रव्यमान होता है 12 होता है और एक का यहाँ पर जो द्रव्यमान होता है 14 होता है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये हो गया आपका यहाँ पर सिंपल सा कंसेप्ट। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन था बी नंबर वाला, इसको ध्यान से देखिएगा, क्या है कि समस्थानिक के 3 उपयोग, समस्थानिक का यहाँ पर कौन कौन सा 3 उपयोग है आपको बताना है, तो देख लीजिए ध्यान से। तो समस्थानिक के जो 3 उपयोग यहाँ पर हो जाएंगे, क्या क्या हो जाएंगे, देखिए यहाँ पर पहला हो जाएगी यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। देखिए यूरेनियम का एक समस्थानिक है जिसका उपयोग जो होता है परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है, एक हो गया। आगे देखिए कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। कोबाल्ट का जो समस्थानिक होता है इसका उपचार कैंसर के मतलब कैंसर के बीमारी के रूप में किया जाता है। आगे क्या है, देखिए घेंगा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। आयोडीन का जो समस्थानिक है इसका उपयोग जो होता है घेंगा रोग में किया जाता है। तो इसको आप लोग फटाफट नोट करिए, बहुत ही सिंपल और अच्छा कंसेप्ट है यहाँ से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि जल चक्र का आरेख चित्र बनाते हुए व्याख्या करें। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी में 3 भाग जल एवं 1 भाग स्थल है और यह जल समुद्रों, नदियों, झीलों और खेतों में है, ठीक है। देखिए हम सभी को पता है कि हमारा जो पृथ्वी है इसमें 3 भाग जल है और 1 भाग स्थल है। और जो जल है ये जो मैक्सिमम पाया जाता है समुद्रों में पाया जाता है, नदियों में पाया जाता है, झीलों में पाया जाता है, खेतों वगैरह में पाया जाता है। अब देखिए होता क्या है कि जब सूर्य का प्रकाश इस जल पर पड़ते हैं तो यह जल वाष्प बनकर उड़ता रहता है, जैसे कि सूरज है। अभी मैं आपको चित्र के माध्यम से भी बता दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। देखिए जो सूर्य होता है, सूर्य का जो प्रकाश होता है, देखिए उसमें तो बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा तेज होता है, जिससे क्या होता है जब ये जो सूर्य का प्रकाश है जल पर पड़ता है तो जो जल होता है वो वाष्प बनकर उड़ना शुरू कर देता है। फिर क्या होता है, फिर जब यह वाष्प ठंडे हो जाते हैं तो बादल का रूप ले लेते हैं। और ये जो वाष्प होता है जब ये ठंडा हो जाता है तो ये क्या करता है, बादल का रूप ले लेता है, जिससे वर्षा होती है और ये जल फिर हमारी पृथ्वी पर वापस आ जाती है, जिसे जल चक्र कहा जाता है। और यह प्रक्रिया चलती रहती है जिससे हमें पानी हमेशा मिलता रहता है। ये हो जाए इसका बिल्कुल सिंपल और प्यारा सा उत्तर। अब आप लोग इस चित्र के माध्यम से एकदम आसानी से समझ सकते हैं, देख लीजिए अच्छे तरीके से। जैसे कि ये तो पेड़ पौधा हो गया, आप लोग बना दीजिएगा, ये हो गया हमारा समुद्र, ठीक है। अब देखिए सूर्य का प्रकाश जैसे इस पर पड़ रहा है, सूर्य का प्रकाश इस पर जैसे ही पड़ रहा है तो यहाँ से जल क्या हो रहा है, जल जो हो रहा है वाष्प बनकर ऊपर उड़ रहा है। और ये जो वाष्प जब ठंडा हो जा रहा है यानी कि जब संघनन इसका हो रहा है तो ये बादल का रूप ले रहा है और यही बादल आगे चलकर क्या करता है, वर्षा के रूप में बरसता है और फिर ये वापस समुद्र में आ जाता है। तो कुछ इस प्रकार से ये प्रक्रिया होती है, आप लोग इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन 19 क्या है जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्या है कि संक्रामक तथा असंक्रामक रोगों में उदाहरण के साथ अंतर स्पष्ट करें। तो यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, देखिए संक्रामक रोग जो होता है ना ये सूक्ष्म जीव के कारण फैलता है और जो असंक्रामक रोग होता है इसका सूक्ष्म जीव से कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने वही चीज को लिख दिया है कि देखिए संक्रामक रोग में मैंने लिखा है कि वैसे रोग जिसका कारक सूक्ष्म जीव होते हैं उसे संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे कि मलेरिया हो गया, कोरोना जो हाल फिलहाल में आया था, कोरोना हो गया, फ्लू हो गया इत्यादि।
असंक्रामक रोग में देखिए कि वैसे रोग जिसका कारक सूक्ष्मजीव नहीं होते हैं उसे असंक्रामक रोग कहते हैं। जैसे खून की कमी जिसको हम लोग एनीमिया भी बोलते हैं, फिर मधुमेह हो गया, गठिया हो गया इत्यादि, ये सब के सब असंक्रामक रोग है और ये जो है ये हमारा संक्रामक रोग है। अब देखिए आप लोग चाहे तो यहाँ पर और बढ़ा सकते हैं, जैसे कि आपका हो गया जो संक्रामक रोग होता है ये मतलब छूने से फैलता है, वायु के संपर्क में आने से फैलता है, जल के संपर्क में आने से फैलता है, झूठा खाने से फैलता है, और ये सब संक्रामक रोग में होता है। जबकि असंक्रामक रोग में ये सब चीज नहीं होता है। लैंगिक मतलब किसी के साथ अगर हम लोग लैंगिक संबंध बनाएंगे तब भी हमारा संक्रामक रोग हो सकता है। तो ये सब चीज भी आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, आप लोग ऐड कर लीजिएगा। अगर आप लोग नहीं सक रहे हैं तो आप लोग बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को और अच्छी तरीके से समझा दूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।